अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट। आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। रिक्वेस्ट आ रही थी इस प्रैक्टिकल सेंटर के जो आपके पास एमसीक्यूज़ हैं उसका हमें जो है सोल्यूशन दे दें। बेटा बहुत आसान है एमसीक्यूज़ थे। मैं आपको करवा भी देती हूँ सॉल्व, कोई इशू नहीं। एक नज़र हम देख भी लेते हैं कि जो हमने आपको अपना टारगेट पेपर बताया जो 1 पहले मैंने अपलोड कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह क्या उससे मैच करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम क्वेश्चन पे मौजूद हैं। इवन मैंने एक थ्योरम की भी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, एक लेक्चर अपलोड किया था, तो उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको 9 थ्योरम्स बताए थे, उनमें से 4 थ्योरम्स जो हैं वो उसमें से आ गए हैं, जो कि प्रैक्टिकल सेंटर में भी आए हैं। ठीक है जी, आप उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा बढ़ते हैं आगे, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। चलें जी, आ जाते हैं पहले हम एमसीक्यूज़ पर। पहले मैं आपको पूरा एमसीक्यू समझाऊंगी अपने एमसीक्यूज़ पोर्शन पर, जो कि आपका सेक्शन ए है 15 मार्क्स का। चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपके एक एक सेट दिया गया है, नज़र आ रहा है आपको 1 2 3, और बी जो दिया गया है वो है 2 4 6। कहता है ए सिमेट्रिक बी, ए डेल्टा बी फाइंड करें। देखो बेटा बेसिकली ए डेल्टा बी ये एक डिफरेंस ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है। अब यहाँ पर जब आप ए डेल्टा बी करोगे, मतलब ए के जो सेट है आप रख लो। ए के सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 एंड 4 सिमेट्रिक माइनस बेसिकली डिफरेंस ही। और बी के जो सेट हैं वो है 2 4 एंड 6। बट डिफरेंस जो होता है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। अब देखो 2 और 4 इन दोनों में से माइनस कर दो, दोनों के जो सेट्स में से जो एलिमेंट होंगे दोनों के आ जाएंगे। 1 3 इसके पास बचा, देखो एक ये वाला 1 3 और इसके पास बचा 6, तो 1 3 6 इसका राइट ऑप्शन है। अब अगर ये यहाँ पर a माइनस बी होता, देखो अगर वो कहता a माइनस बी, आपको पहले यहाँ नोट कर ले, इसका राइट ऑप्शन जो है वो 1 3 6 है। हम देख लेते हैं 1 3 6 जो है वो हमारे पास कहाँ आ रहा है। 1 3 6 जो है ऑप्शन सी में आ रहा है, इसका राइट ऑप्शन 1 3 6 है। अगर वो हमें a माइनस बी देता तो आप अपने एक ए एलिमेंट में से, मतलब एक ऐसा सेट है उसके जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसमें से आप माइनस बी करते, बी आपके पास होता 2 4 एंड 6। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 और 4 माइनस कर देते, तो आंसर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 बचता। क्योंकि उसने कहा कि ए में से बी को माइनस कर दें, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, जो ए के एलिमेंट्स बचते हैं सिर्फ वो लिखे जाते हैं। अगर वो कहता बी माइनस ए, तो बी में से आपने ए को माइनस करने के बाद जो बी के एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ वो लिखेंगे। लेकिन सिमेट्रिक में वाहिद डिफरेंस होता है ए सिमेट्रिक बी, बेसिकली ये डिफरेंस ही है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे मेरे इंट्रोडक्शन लेक्चर देखे हैं तमाम, याद रखा करें एमसीक्यूज़ अगर आपने ये वाले सॉल्व करने हैं ना, जितने चैप्टर्स मैं अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पूरी बुक अपलोड कर दी है। चैप्टर नंबर 17 टू चैप्टर नंबर 30 विद रिव्यू एक्सरसाइज आपको मेरे चैनल में मिलेंगी। एक एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोवाइड किया है। तो आपने तमाम चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर आपने देख लिए हैं ना सबके, और रिव्यू एक्सरसाइजेस देख ली हैं, तो बेटा मैं नहीं समझती कि इसके अलावा आप लोगों को एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इतना अच्छा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तमाम लेक्चर ज़रूर वॉच किया करें ताकि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो, क्योंकि एमसीक्यूज़ जब भी एग्ज़ाम में आते हैं बहुत इजी वे में देता है ताकि बच्चा फ़ौरन उसको कर सके। कहाँ आवर का टाइम आप लोगों के पास होता है, उसके अंदर आप लोगों को करने होते हैं। ठीक है जी, ए सिमेट्रिक भी। अब ए माइनस बी जो है वो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है इसको सॉल्व। तो हमने जब ए में से बी को माइनस किया तो दोनों के जो एलिमेंट्स बचेंगे ना वो दोनों के लिखे जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो 1 3 6 है। नोट कर लीजिए। अब सेकंड वाले में कहता है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अच्छा जी, एक चीज़ याद रखो बेटा, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। जब भी आपसे सवाल आ जाए कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो आपने जस्ट उसके ऊपर लगा देना है रूट। याद रखिएगा, देखो जैसे ये कह रहा है कि ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, इसके ऊपर लगाना है रूट, तो ये स्क्वायर इस रूट को कर देगा कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ए बी। तो ये आ रहा है ऑप्शन बी में। अच्छा जी, जब भी मीन प्रोपोर्शन कहता है, इससे रिलेटेड 2 3 सवाल मैं आपको करवाती हूँ, वो भी एग्जाम में इस तरह आ सकते हैं। अगर वो कहता है मीन प्रोपोर्शन 18। अच्छा जी, अब मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। अगर इसकी तो वेरिएबल में था ना, अगर इस तरीके से वो कह देता है 18 और 9 का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें, मैंने आपको कहा मीन प्रोपोर्शन है रूट लगाते हैं, बस ट्रिक्स बता देती हूँ आपको। आपने 18 पे भी रूट लगा दिया और आपने इस तरह 9 पे भी रूट लगा दिया। इसके फैक्टर्स बना लो, 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ो तो 18 आता है और ये 9 है, ऐसा ही है। अब ये मल्टीप्लिकेशन है ना, आप सबको पता है मल्टीप्लिकेशन में एक ही रूट में रख के सॉल्व किया जा सकता है। ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 9, ऐसा ही है। अब ये 9 पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ गया
और रूट में बचा हमारे पास जस्ट 2, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2। ये 2 रूट के अंदर रहेगा और 9 जो है वो रूट से आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो इसका मीन प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास 9√2 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। इस तरीके से अगर वो मीन प्रोपोर्शन की जगह वो आपसे पूछ ले, देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप सबको रेशोज तो आपको आते हैं ना, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर बताया था आपको, देखो A:2 B:2 इज प्रोपोर्शनेट टू C:D। तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स नहीं देखे उनको चाहिए इंट्रोडक्शन लेक्चर्स जाकर देखें, ताकि आप लोगों के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये आप सबको पता है। अब वो कहता है कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें। इसमें थर्ड, ये आपको पता है ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है ये, और आपके पास ये बाहर वाली वैल्यूज जो होती हैं AD, ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, ये आप सबको मालूम है। अच्छा, अब हमारे पास अगर वो कहता है कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें, अगर आता है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें, फिर आप कैसे फाइंड करोगे? देखो, तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए A:2 B प्रोपोर्शनेट टू B:C, ये आप सबको पता है। मैंने शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को दी थी। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं A/B, इसी तरह ना डिवाइड ही होता है ना ये, और ये = ये B:C, इसी फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर वो कहे कि यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें, मतलब C फाइंड करें, तो उसको B²/A, इस तरीके से इस फार्मूला को अपने दिमाग में रखो अरेंज करके, कि जब भी वो आपसे थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने को कहेगा, C फाइंड करने को कह रहा है, तो आपने B का स्क्वायर ले लेना है और A से डिवाइड कर देना, थर्ड प्रोपोर्शन आपके पास आ जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल के ज़रिए समझा दूँ। अगर वो कहते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि जो चीज़ें पूछी हैं उससे रिलेट में आपको MCQ जो बातें मुझे ज़रूरी समझती हूँ कि आपको बतानी चाहिए, और साथ साथ बता देती हूँ। अगर वो कहता है जी 16 और चलो 36 ले लो, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो। क्या कहता है? थर्ड प्रोपोर्शन इन दोनों का फाइंड करो। अभी मैंने आपको क्या कहा, आपने कहा थर्ड प्रोपोर्शन C फाइंड करना है, तो आपको कहा B²/A, यही बताया। अब ये पहला वाला तो A है और दूसरा वाला B है, तो B का 36 दिया गया है ना, तो उसका मतलब 36 का स्क्वायर है, मतलब 36 कितनी टाइम है? 2 टाइम है ऐसे, और डिवाइडेड बाय A 16। देखो, अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर हाथ में हो तो 36 का स्क्वायर लेके भी कर लेना, लेकिन याद रखो मैथ में छोटी छोटी कैलकुलेशन हाथ से किया करो ताकि आपका मैथ अच्छा हो। देखो, अगर मैं 4 का टेबल लगाऊं, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36 लगता है, बिल्कुल लगता है। अगेन 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 लगाऊं तो लगता है। अब यहाँ पर 9 और यहाँ 9, 9 9 जा क्या हो जाएगा? 81। तो हमारे पास हमारा 16 और 36 का जो मीन प्रोपोर्शन है, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन है, वो आ जाएगा 81। इसी तरीके से अगर वो कह दे थर्ड प्रोपोर्शन की जगह पर कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें, यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करें? अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है 6 4 12, चलो 3 मैंने ले लिए। अब यहाँ पे आप सबको पता है ये A है, ये B है और ये C है। अब मैं कह रही हूँ कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें, मतलब A:B इज प्रोपोर्शनेट टू C:D, ऐसे ही है। ठीक है, अब वो कहता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब D फाइंड करें, तो अगर आप इसको अरेंज भी करो तो ये ऐसे हो जाएगा ना, मीन प्रोपोर्शन BC है, ऐसे ही है मीन प्रोपोर्शन, और ये हमारे पास AD है। अगर इसको सेट कर भी करो तो ये A डिवाइड में आ जाएगा और D फाइंड करना है। देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है जो कि हमारे पास AD है, इतनी कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती है, और ये है BC। ठीक है, अब आपको पता है कि AD का सम जो है BC के बराबर होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट एक्सट्रीम के इक्वल आता है, ये भी आप लोगों को पता है, तभी तो हम कहते हैं ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कहता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, D को फाइंड करना है, तो D A को कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में BC के पास जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप कहोगे कि D जो है वो बराबर है BC डिवाइडेड बाय A। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन की बात आएगी इस फॉर्मूला में रखकर आपने सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको जो दिया, मैंने आपको कहा कि 6 4 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो आप कहोगे मिस ने कहा है D बराबर है B/C डिवाइडेड बाय A। अब ये A है, 4 जो है वो B है, और C जो है वो 12 है। ठीक है, अब B हमारे पास क्या है? B आपके पास 4 है, 4 को मल्टीप्लाई किया 12 से डिवाइडेड बाय A जो है वो 6 दिया गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 8। सिंपल। इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो? अपना फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हो। इस तरह कुछ भी आ जाए। अच्छा, अगर वो कह दे डुप्लीकेट रेशो फाइंड करो, छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। अगर वो कहते, फिलहाल जब मैंने आपको ये रेशो का चैप्टर समझाया था, वहाँ पे इंट्रोडक्शन लेक्चर में सारी चीज़ें समझाई हुई थी मैंने आपको। अगर वो कहता है कि डुप्लीकेट रेशो फाइंड करो 4/5 का,
इस तरह उसने 4/5 दे दिया और वो कहता है कि डुप्लीकेट रेशो फाइंड करें। अब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट इसका स्क्वायर ले लो बस। जब भी डुप्लीकेट रेशो का नाम आ जाए एमसीक्यूज में, स्क्वायर ले लो। 4 का स्क्वायर 16 और 25, 5 का स्क्वायर 25, आंसर है 16/25। अगर वो इसके आगे कह दे कि सब डुप्लीकेट, क्या कह दे कि सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करें, फिर आपने पता क्या करना है, चलो 16/25 का ही वो सब डुप्लीकेट कर रहा है, वो आपको कहता है कि सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करें। किसका? अभी हमने निकाला ना 16/25 का, इसका सब डुप्लीकेट फाइंड करें। तो आप इसके ऊपर लगा दोगे जस्ट रूट, तो ये हो जाएगा 16, 4 का रूट 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। तो आंसर इज 4/5। सिंपल। अगर डुप्लीकेट कहता है तो उसके ऊपर रूट लगा दो, और सब डुप्लीकेट कहता है तो स्क्वायर लगा दो। सॉरी, डुप्लीकेट में स्क्वायर लगाना है, सब डुप्लीकेट में रूट लगाना है। समझ में आया? अगर वो कहता है, आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, लेकिन मेरी कोशिश है, बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी ग्रुप में, खासतौर पे व्हाट्सएप वाले बच्चों की, मिस प्लीज़ आपने गैस तो शेयर कर दिया तो हमें इसके एमसीक्यूज़ तो करवा दें। तो इसकी बेटा आप लोगों की रिक्वेस्ट में, गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतने सारे गरारे करके फिर आप लोगों के आगे बैठी हूँ। ये तो मेरी कोशिश होती है कि एक चीज़ को बहुत अच्छा सा क्लियर समझाऊँ। अब यहाँ पे ट्रिप्लिकेट रेशो है। अगर वो कहता है कि ट्रिप्लिकेट रेशो फाइंड करें, देखो अगर फॉर एग्जांपल A:B उसने हमें दे दिया 3:5, ऐसे दे दिया है, तो आप सबको पता है ना, इसको मैं डिवाइड में A/B करके लिख सकती हूँ ना, और इसको भी मैं 3/5 करके लिख सकती हूँ रेशो में, तो चीज़ आपको पता है। अब जब ट्रिप्लिकेट ट्राई मीन क्या होता है, 3, यहीं से इसकी हेड आ जाती है, तो आप लगा दोगे 3 के ऊपर भी क्यूब और 5 के ऊपर भी क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27 ना, 3 3 9, 9 3 27। और 5 का क्यूब क्या होता है? 5 5 25, 25 5 125, मतलब 5 को 3 टाइम रख के मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करके, ऐसे ही करते हैं ना। 5 5 25, 25 5 125, तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशो क्या आएगा? 27/125। आप समझ में आया? इस तरह छोटी छोटी चीज़ें वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। खैर हम तो कहीं और ही चले गए, लगता है रेशो पढ़ाने लग गई मैं बच्चों को। आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम इतना नहीं है जनाब, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे क्या कहता है? इफ़ 2x एंड 3y। अच्छा जी, इधर देखें, सवाल में कहता है इफ़ 2x एंड 3y एंड 6z आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन। देखो 2x और, अच्छा ऊपर वाले में ऑप्शन ए भी था, देख लीजिएगा इसका भी। अच्छा क्या था? 3y कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ना, तो 3y इधर भी आएगा और 6z। चलो भाई, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन है और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। तो यहाँ देखो, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 और 3 प्रोडक्ट ऑफ मीन में आ जाएगा 9, y के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 6z है और यहाँ पे 2x है, ऐसे ये 2x और हमारे पास 6z। 2 6 हो जाएगा 12, xz मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ आ गया 9y स्क्वायर। तो ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है? 9y स्क्वायर और 12xz, ये आ रहा है ऑप्शन सी में। दोबारा कर दिखा देती हूँ एक दफ़ा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो खिचड़ी बन गई थी वहाँ पे। 2x 3। अच्छा बेटा, मेरे पास ये ना हार्ड कॉपी में नहीं है। अगर मेरे पास ये हार्ड कॉपी में होती तो पहले मैं इसको हार्ड कॉपी से देख के आपको बोर्ड पे करवा देती। अब मेरे पास हार्ड कॉपी में नहीं, तो मैं आपको इसी तरीके से इसी के ऊपर करवा रही हूँ पेन से। अब छोटा छोटा करने की कोशिश करती हूँ, फिंगर से लिख रही होती हूँ इसलिए बड़ा बड़ा लिखा जाता है। आप भी मैनेज कर लीजिएगा जो भी सोल्यूशन है, लेकिन कोशिश करूँगी आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ। देखो ऐसे छोटा 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 लिखती हूँ, ठीक है जी। ऐसे ये मीन प्रोपोर्शन है और ये वाला एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। मीन क्या है? 3 3 9 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रही हूँ, वाई स्क्वायर सॉल्व करके लिख दिया, और ये वाला 2x और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? इस वाले 6z से ना, ये प्रोडक्ट एक्सट्रीम बाहर वाला जो है। 2 6 हो जाएगा 12x और z, और यहाँ हो जाएगा 9y स्क्वायर, ऐसे। तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, देखिए आपके सामने, ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट है। जल्दी से टिक लगा लो इसके ऊपर। आगे क्या कहता है? फॉर अ मैट्रिक्स ए फाइंड करना है ए इनवर्स और होल इनवर्स। याद रखो भाई, अगर ये कहानी आ जाए ना, ए इनवर्स और होल इनवर्स, ऐसे चुपचाप आंखें बंद करके ए पे लगा देना। अगर इसकी जगह पे वो कह देता ए ट्रांसपोज पावर और होल ट्रांसपोज कह देता ऐसे, तो वो भी हमारे पास क्या आना था? ए के ही बराबर आना था। ये दोनों एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, ये वाला, दिस वन ए। जो भी ऑप्शन बी है टिक लगा लीजिएगा।
अब कहता है फाइंड एक्स। अच्छा उन्होंने लाइन से दिए हैं चैप्टर वाइज, सही है, पहले चैप्टर 1 से दिया, अभी चैप्टर 2 इस तरीके से, ठीक है ठीक है। चैप्टर मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है। आ जाते हैं 19 से आ रहा है, सॉरी, क्योंकि वो आपकी बुक में 17 18 19 इस तरीके से चैप्टर है ना, 1 2 3 करके जहन में आते हैं। अच्छा जी, अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड करना है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है। चलो अभी कर देख लेते हैं इसमें क्या। 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये हो जाएगा 5x और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो अब किसको फाइंड करना है, फाइंड करना है एक्स को। सबसे पहले ये 5x जो है ना, ये 2 को कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, ये माइनस का 2 उस तरफ जाकर हो जाएगा +2। अब x कहेगा 5 को चलो भाई आप भी मेरे पास से हट जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 के पास जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x की आ जाएगी वैल्यू 2/5। अच्छा बेटा ये एमसीक्यू कुछ मुझे मैच कर रहा है आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में, आप ज़रूर देखिएगा। इस तरह का सवाल मैंने आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज में करवाया था, और थोड़ी सी इसमें चेंजिंग थी। यहाँ पे कुछ मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे क्या था, यही चीज़ दी गई थी और आगे कह रहा था वो x+4, ये चीज़ भी गिवन थी। अगर ऐसे आता है तो फिर आपका आंसर क्या होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। दोबारा आप ये देखो, आप ये 5 को x से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से करो, वही हो जाएगा 5x, तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ आ जाओ, ये है x+4। एक्स फाइंड करना है ना, एक्स ये वाला एक्स इस वाले 5 के पास आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और ये वाला 2 इस 4 के पास जाकर यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। 4 और 2 हो गया 6, 5 में से 1 बचा 4, 4x हो गया। अब x फाइंड करना है तो 4 जो है x 4 को कहेगा मेरे पास से हट जाओ, तो ये हो जाएगा 6/4। अगेन कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, मतलब देखो आगे ऐसे हो रहा है 6/4, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो x का आंसर आना था 3/2 इस कंडीशन में। रट्टा लगा के मत जाइएगा, बच्चे बाज़ार रट्टा लगा के चले जाते हैं। जो राइट ऑप्शन है वो इस तरह की कंडीशन आ जाती है, फिर आंसर आएगा x 3/2। पर यहाँ पे जो हमारा आंसर आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने पे हमारे पास आया 2/5। देखो दोबारा बता रही हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5x, इसको से मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2, x कहेगा चलो भाई 5 मेरे पास से हट जाओ, इधर चले जाओ, मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, यहाँ के डिवाइड में, तो x का आंसर 2/5 है, ऑप्शन ए राइट है, देख लीजिएगा। रूट ऑफ यूनिटी, और आंसर में क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 + ω6 है इसके ऊपर पावर, और अगेन होल पावर 2 है। तो आप सबको पता है ये जो ω6 है ये बराबर है 1 के, 3 भी 1 के, अगर 6 और 9 होता वो भी 1 के बराबर होता, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं यहाँ 1 और बाहर है स्क्वायर, 2 और 1 हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 कहाँ आ रहा है जी, 9 आ रहा है ऑप्शन बी में, चलिए जी टिक लगा लीजिए यहाँ पर। आगे क्या कहता है, इफ़, सवाल नंबर 7 में कहते हैं, थोड़ा छोटा करूँ यहाँ से, कहता है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा जो है, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स रूट्स। अच्छा ये सारी चीज़ें तो भाई मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताई थी, थोड़ा रिविजन कर लें। यहाँ पर नेचर ऑफ रूट में बताया था, चलो बताते हैं। वैसे तो इसका राइट ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रियल भी होंगे, अनइक्वल और रैशनल होंगे। रैशनल मेन चीज़ें यहाँ से पहचानोगे। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे रूट्स तो वो इररेशनल होता है। अगर परफेक्ट का नाम आ जाता है तो हमारे पास रैशनल आता है। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, हो सकता है कुछ और पूछ ले। नेचर में अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाता है =0, तो हम कहते हैं रूट्स हमारे पास रियल हैं। रूट्स आर, लिखते जाओ यहाँ पर दोबारा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये आता है फर्स्ट कंडीशन में। अगर हमारे पास हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 क्या होता है आप सबको पता है ना, नंबर लाइन पे 1, ये 0 है, यहाँ पे आता है 1, नंबर लाइन पे 2, फिर ये है 3, फिर ये 4, यहाँ -1 -2। अगर वो मतलब 0 से बड़ा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव है, तो रूट्स हमारे पास हमारे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या बताया मैंने, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमारे पास हमारा पॉजिटिव है, तो आप कहोगे सेकंड वाली कंडीशन में नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि जो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल भी हैं और हमारे पास अनइक्वल हैं। ये चीज़ लिख लो अगर ये कंडीशन पूछ ले। अगर थर्ड कंडीशन में वो पूछे हमसे कि हमारे पास हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है या डेल्टा है वो लेस देन 0 है, मतलब क्या, लेस देन मतलब माइनस, नेगेटिव है, नेगेटिव है,
तो आप कहोगे कि आपके पास जो आपके रूट्स हैं वो इमेजनरी हैं, रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी है और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है और अनईक्वल है, सब में अनईक्वल। ये आप लिख लो, रूट्स आर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स। जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा, नेगेटिव होगा, तो हमेशा हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर हमारे पास कंडीशन के, तो फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल 16 है, आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे रूट्स रियल, रेड लिख दिया, रियल होंगे। रूट्स जो है वो हमारे पास हमारे हैं रैशनल होंगे और रूट्स हमारे पास हमारे इक्वल होंगे। ठीक है जी, ये कंडीशन लाई कर रही है सेकंड वाले में, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, तो रूट्स रियल हैं, रैशनल हैं और अनइक्वल हैं, तो ये वाली सेकंड वाला इसका राइट ऑप्शन है। अगर हमारे पास हमारे रूट्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 28 लगा लो, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप कहोगे रूट्स रियल तो हैं पर इर्रेशनल हैं। ठीक है जी, और साथ साथ में अनइक्वल है। आप लिख लो, ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। आगे आ जाओ, वो ज़्यादा ही हो गया। आप कहता है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिड्यूस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। एक पार्शियल फ्रैक्शन का एक रूल है, आप लोगों को मैंने बताया था कि आपके पास जो भी पार्शियल फ्रैक्शन होता है उसको हमेशा किसके बनते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा जो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका होना चाहिए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास नहीं है ना, तो आप उसके जो है ना वो नहीं बना सकते, मतलब उसको आगे जो है रिड्यूस डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो आपके पास जो है इसका प्रॉपर फ्रैक्शन में होना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बड़ा डिटेल में, पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर बड़ा डिटेल में बताया था कि हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो हमेशा प्रॉपर जो है फ्रैक्शनल के ही बनाए जाते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जिसका प्रॉपर तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शनल होना ज़रूरी है। ठीक है जी, रैशनल नंबर्स, अदरवाइज़ हम उसको नहीं बनाते। और अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि अगर वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाते हैं, तो फिर हमें इसको डिवीजन के मेथड से सॉल्व करना पड़ता है पहले। ठीक है जी, को प्रॉपर बनाना पड़ता है, उसका मेथड जो होता है वो डिवीजन होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब आप थोड़ा बता भी देती हूँ। देखो हमारे पास जैसा कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो हम कहते हैं जैसे कि 1/2 है, तो न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास लेस देन है हमारे डिनोमिनेटर से, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर का छोटा होना डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है ना। देखो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। पीएफ जो मैंने लिखा है ना, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म लिख दी हूँ। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पता चलता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे पता चलता है हम लोगों को कि हमारे पास हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है। देखो जैसे कि 3/5, या मैं ले लूँ 5/5, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या न्यूमरेटर अगर हमारे डिनोमिनेटर के पास बराबर हो हमारा जाएगा, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाए, या हमारे पास हमारा जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, तो उस सूरत में आप डिवीजन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए सारा मेथड मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से करते हैं। आप जाके चैनल पर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन की जो क्वेश्चन है मिक्स होकर आएंगे, आपने खुद पहचानना होगा कौन सा केस अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ पे डिवीजन मेथड आएगा, डिवीजन राइट ऑप्शन। अब देख लो कहाँ आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, यहाँ लगा लीजिए। अब आप आगे कहता है पार्शियल फ्रैक्शन, देखो जैसे कि यहाँ पर आ रहा है 5/x² माइनस a² कैन हैव अ फॉर्म। अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म, तो हम चेक करेंगे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये जो 5 है इसके पास जो हमारा अपना कांस्टेंट है ना x, वो एक्चुअली 0 है, मतलब बराबर है 1 के, आप सबको पता है। अब हमारे पास दिस वन इज़ प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन, ये एक प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन दिया गया है। ये 5 इसको अगर हम ओपन कर देखें तो हम किस तरह ओपन करेंगे, 5/x+a और x माइनस ए, ऐसा ही है ना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या कंडीशन बनेगी, a/x माइनस ए और फिर प्लस b/x प्लस ए, एक x+a आएगा और एक में x माइनस आएगा। तो ये वाली कंडीशन कहाँ आ रही है, ऑप्शन ए में आ रही है, तो ऑप्शन ए पे लगा लो भाई यहाँ पर। अच्छा जी, आगे कहता है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सबको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी,
आगे आ जाते हैं। आगे कहता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 139 इज। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ, अच्छी बात है, हाथ से कर लिए सारे सवाल हमने। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1, 3 एंड 9 इज। देखो बहुत लाइट सी पिक्चर मुझे बच्चे ने भेजी थी, 1, 3 एंड 9। अब ये हमारे पास 3 है, एक है 1, 3 और 9। हमें इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो आप सबको पता है कैसे ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। हम ज्योमेट्रिक मीन इसका फाइंड करेंगे तमाम ऑब्जर्वेशन का सम, मतलब x1 का सम, फिर x2 ऑब्जर्वेशन का सम और x3 ऑब्जर्वेशन का सम, इन सब का सम लेना होता है। ऊपर पावर आ जाती है 1/n, ऐसे ही ना सबके ऊपर। भाई मैं सही करके लिख दूँ, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा बात रह ना जाए जो बच्चों को समझ में ना आए। x1, x2 और x3 nth ऑब्जर्वेशन होती है ना, उसके ऊपर पावर होती है 1/n इन सबके ऊपर। x1 कितना है 1, x2 हमारे पास है 3 और x3 है हमारे पास 9 और इसके ऊपर होल पावर है 1/n, ऐसे ही है। तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 और ऊपर पावर है 1/n, मतलब 1/3। 3 ऑब्जर्वेशन है। अच्छा इसको ब्रेक करो, बड़े मज़े की बात भाई, ये तो इधर ही सॉल्व हो गया। 27 आ रहा है तो इसका मतलब 3 का क्यूब 27 होता है। ऐसे ही है ना, अगर 3 के ऊपर मैं 3 लगा दूँ तो 27 होता है, और वहाँ बाहर 1/3 में 3 3 जा 9, 9 जा 27। इसको ब्रेक करूँ फैक्टर्स में तो ये 3 से कैंसिल हुआ, आंसर इस 3। भाई कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर आंसर 3 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। चलो भाई टिक लगा लो। अब कहता है द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर वेयर r इज़ 2, और थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, r 2 दिया गया है और थीटा एंगल जो है वो दिया गया है 3 रेडियन। यहाँ से आप पहचानोगे रेडियन। अच्छा ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि बच्चे कैसे, देखो जैसे कि ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, इसके सरकमफेरेंस, ये सरकम बाउंड्री है ना पूरी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है, चाहे वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे वो रेडियस होता है, आप सबको पता है। अब यहाँ से यहाँ तक एक आर्क अगर हम लगा लें, ये लेंथ ऑफ सेक्टर जिसको कहते हैं ना, ये लेंथ ऑफ सेक्टर L कहलाता है। ये हमें फाइंड करने को कह रहा है कि ये फाइंड करें। अब हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक ये 2 रेडियाई, अगर मैं यहाँ से यहाँ दूसरा रेडियाई लूँ, यहाँ सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का 2 रेडियाई, इन 2 रेडियाई के बिटवीन जो बनने वाला एंगल होता है ना, ये वाला, ये इसको हम रेडियन कहते हैं। 2 रेडियाई के बिटवीन जो एंगल बनता है वो हमारे पास 1 रेडियाई कहलाएगा ना, इसको रेडियन कहते हैं, 1 रेडियन। और ये लेंथ ऑफ एल जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जैसे एरो बना के, ये आपके पास कहलाता है आर्क ऑफ लेंथ कहते हैं। ये हमें फाइंड करना है। आर्क ऑफ लेंथ आपको देखा था आपने चैप्टर नंबर 30 में पढ़ा था ना आपने, कि एल बराबर होता है आर और एंगल थीटा के। तो एल ही तो फाइंड करना है, आर दिया है 2, थीटा कितना दिया गया है 3 रेडियन दिया है, 3 रेडियन दिया गया, 2 3 जा 6 आ जाएगा। 6 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए में ही आ रहा है, टिक लगा लो। अगर यहाँ पर वो रेडियन ना देता, जल्दी से बताओ, अगर रेडियन ना देता तो फिर क्या करते, डिग्री दे देता, सही है। एक सवाल अलग करके बताती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पर कह देता कि हमारे पास आर जो है, चलो 6 सेंटीमीटर लगा लेते हैं, 6 सेंटीमीटर है, और थीटा जो है वो 30 डिग्री है, डिग्री में दिया गया है। तो आपने फिर इस 30 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर एल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आर थीटा लगा के, ठीक है। एल तो फाइंड करना है, आर आ जाएगा 6। ये जो थीटा है ना, ये 30 जो दिया गया है, इसको पहले मल्टीप्लाई भी रफ वर्क में कर लो, ये साथ ही कर लेना, साथ ही कर लेना। π/180 से मल्टी इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रेडियन आपको पता है, मतलब उसके बराबर किसके बराबर होता है, π/180 के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। तो आप इसे डिवाइड करोगे, देखो 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, और 3 का टेबल कितने 6 टाइम पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 6 पाई, और डिवाइडेड में पाई के नीचे आ रहा है 6, जो बचा है 18। जब 6 से 6 कैंसिल, सिर्फ पाई बचा, मतलब एल बचा पाई, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 लिख लो, या आप कह सकते हो 3.14। देखो सारी कैलकुलेशन मज़े की बात है, आज तो हाथ से ही हुए जा रही है, कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। मतलब ये एक बात है कि अगर आपके पास ये थीटा में दिया गया होगा तो आप रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 को पहले सॉल्व करोगे, इस एंगल थीटा को, उसके बाद आप आर से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास ये एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ निकलेगी। समझ में आया, ये चीज़ है। अब यहाँ पे मज़े की बात है, इन्होंने हमें यहाँ रेडियन ही दिया है। अगर ये यहाँ पे हमें इस तरह एंगल दे देता है ना 30 डिग्री, तो आप 3 को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते किससे, π/180 से मल्टीप्लाई करते इस तरह। तो ये होता 3 1 जा 3,
और 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ो और 6 टाइम पढ़ो तो सॉरी 18 आता है और 0। तो ये पाई/60 मतलब पाई की वैल्यू थी 3.14 और डिवाइडेड बाय 60। पहले आप इसको डिवाइड करते हो और फिर जो आपका आंसर आता है 2 से आप मल्टीप्लाई करते आर, क्योंकि यहाँ पे आर है, देखो रेडियस 2 है। एल बराबर होता है 2, सॉरी यहाँ पे आर आना चाहिए था, आर और एंगल थीटा, इस तरीके से आर थीटा। ये देख लीजिएगा फार्मूलाज आप लोगों ने सारे याद किए, एल बराबर है आर थीटा के। ये सब मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ डायरेक्ट सिर्फ आर को आपने मल्टीप्लाई करना था थीटा से, तो आपका आंसर क्या आया था हमारा, आई थिंक 6 आया था। दोबारा देख लेते हैं, एल है हमारे पास, आर और थीटा, 2 और 3 था, सही है 6 ही था, 6 आना था। देख लीजिए 6 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है 6, ये रहा राइट ऑप्शन। तो टिक लगा लो बच्चे इसके ऊपर। अब बड़े मज़े का सवाल आने वाला है। अब कहता है कि जो कॉस थीटा, यहाँ लिख के दिखा देती हूँ अभी, जो कॉस थीटा है अगर वो लेस देन 0 है, सेकंड कंडीशन में कहता है कि अगर साइन थीटा ग्रेटर देन 0 है तो एंगल कहाँ लाए करेगा। ये एंगल जो है ना, ये कहाँ, ये क्यों नहीं है, ये एंगल है, ये कहाँ लाए करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। मैं तो आपको आंखें बंद करके बता दूंगी सेकंड में करेगा, लेकिन कैसे करेगा समझना है तो अभी समझा देते हैं। चलो भाई, अभी मैंने आपको बताया बच्चे कि जैसा कि ये आपके पास क्वाड्रेंट है, अब आपको पता है ना ग्राफ बनाते हो, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी नेगेटिव है। ये सवाल आपका आई थिंक एक्सरसाइज 30.3 से लिया गया है, सर क्वेश्चन नंबर 3-4 में आई थिंक है, मैंने आपको लोगों को करवाए थे ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से। याद रखो ये वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो यहाँ लाए करेंगी वैल्यूज, यहाँ जो लाए करेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट है, जो यहाँ लाए करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और जो यहाँ लाए करेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक के जो 6 रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। अगर वो आपसे कॉस्ट पूछ ले, साइन पूछ ले, टेन पूछ ले, कॉट पूछ ले, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, याद रखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक। क्या बताया मैंने, मैं आपको कलर भी दिखा देती हूँ यहाँ पर चेंज करके, कलर पिगमेंटेशन, ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाए कि मैंने सेलेक्ट भी किया है कि नहीं किया। 1 मिनट भाई, जल्दी से ब्लू कलर सेलेक्ट हो जाओ। ब्लू कलर सेलेक्ट हो गया है आई थिंक। चलो जी, अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको यहाँ पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ साइन नहीं हुआ। अब ये बड़ा कलर का मसला आ रहा है, क्यों नहीं साइन सेलेक्ट हो रहा बच्चे। चूज़ पे नहीं दबाया था, सही। चलो ग्रीन आ गया, नो प्रॉब्लम, ग्रीन भी अच्छा लग रहा है। साइन एंड कॉसेक क्या बताया, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव हैं। फर्स्ट वाले में खिचड़ी बन रही है, लेकिन समझने की कोशिश करें, मिटाऊंगी नहीं, सब मिट जाएगा यहाँ से। साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सिर्फ साइन और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं। थर्ड वाले में सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट और कॉट ये पॉजिटिव होता है और बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं रेशोज में, ठीक है। अब इसने कहा कि हमारे पास कॉस जो है वो लेस देन 0 है और साइन जो है वो पॉजिटिव 0 है। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 है तो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ये चीज़ पूरा। और कॉस जो है लेस देन 0। अच्छा, इस चीज़ की डिटेल देखने के लिए ना आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 30.3 को मेरे चैनल से वॉच करें। उंगलियों के ऊपर सिखाया है मैंने आपको, फिंगर्स के ऊपर सिखाया है किस तरीके से करना है। इतना मज़े लेके आप इसको करेंगे, कोई और सवाल भी आ जाएगा तो फटाफट करेंगे। और यहाँ पर जो कॉस थीटा लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है। देखो नंबर लाइन पे अगर आप बात करो तो लेस देन 0 है ना, ये +1, +2, +3, +4, यहाँ आ जाओ तो -1, -2, -3, इस तरीके से होता है ना, ये 2 है, ठीक है जी। अब यहाँ कह रहा है कि लेस देन, नेगेटिव लेस देन 0, 0 से छोटे हैं सारे, ये 0 है बीच में, 0 छोटे हैं तो नेगेटिव है, 0 से बड़े हैं तो पॉजिटिव है, ऐसे ही ना। यहाँ कह रहा है लेस देन, ये लेस देन का निशान है, कॉस जो है वो लेस देन 0 है और साइन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब हमारे पास ये कहाँ, इन तमाम के अंदर आप मुझे बताएं कहाँ लाए कर रहा है। हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए नेगेटिव और साइन चाहिए पॉजिटिव। भाई पहला वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है जी। दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव चाहिए, साइन तो पॉजिटिव है
और कॉस नेगेटिव है, ये ही लाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमें साइन तो पॉजिटिव चाहिए था और कॉस क्या चाहिए था, कॉस नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी सारे रिमेनिंग में कॉस भी तो सी के अंदर आता है ना, जो कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। लेकिन थर्ड वाले को भी देख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी और कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव हमें साइन चाहिए था, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ वाला देख लो, हमें यहाँ पर कॉस नेगेटिव चाहिए लेकिन यहाँ कॉस पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट वाला है जहाँ पर साइन पॉजिटिव लाई कर रहा है और कॉस नेगेटिव लाई कर रहा है, तो ये आपने ज़रूर इस तरह के सवाल देखने हैं, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है जी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट ये है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारा साइन थीटा तो पॉजिटिव है और सबके साथ साथ कॉस जो है वो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव होता है, ये लाई कर रहा है, याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं, बेटा बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई वीडियो, जल्दी करें। आगे क्या है, दीज ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बड़ा मज़े का सवाल आया है, पाइथागोरस थ्योरम करवाया था, इंट्रोडक्शन दिया था ना मैंने चैप्टर नंबर 23 में, क्या बताया था, देखो भाई बनाकर देखते हैं। ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए है, ये बी, ये साइड सारी दी है, खुद मिला के सब कर देखना पड़ेगा कौन सी साइड जो है वो प्रॉपर तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल पर लाई कर रही है। देखो कैसे 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 पता चलेगा कि हमारे पास इन सब में से कुछ दिए हुए इन्होंने साइड्स दिए, कौन सी साइड जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी। अब बताते हैं कैसे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है ये आपको सबको पता है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास आपका बेस है, ये गोल गोल कर देती हूँ, और ये आपके पास आपका परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस है और इसको परपेंडिकुलर बना दें। परपेंडिकुलर बेस को आप चेंज कर सकते हैं पर हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ही होती है। बी के सामने वाला स्मॉल बी, ठीक है, और सी के सामने वाला ये वाला स्मॉल सी, और ए के सामने वाला ये स्मॉल है, आप सबको पता है। अगर मैं यहाँ पे 3 4 5 उठा लूँ, फर्स्ट वाला देख लेते हैं कि पहली वाली कंडीशन लाई कर रही है। अब मुझे यहाँ पे दोबारा अगेन कलर चेंज करना पड़ेगा, चूज करते हैं राइट, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं लॉन्गेस्ट साइड, आप सबको पता है जो बड़ी साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, यहाँ देखो 3 है 4 है और 5 है, सही है। अब 5 हमें अगर हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, एक हमारे पास 3 है, इसको लगा लो, परपेंडिकुलर 3 है और ये हमारे पास 4 है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ये जो द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, इन दोनों का जो स्क्वायर का सम होगा वो बराबर होगा इस हाइपोटेन्यूज की साइड के। कैसे कि मैंने क्या कहा कि सी स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, यही पढ़ा था कि इन दोनों का जो इनकी स्क्वायर्स का सम है वो बराबर होगा, इसके मतलब जो हमारे पास हमारा हाइपोटेन्यूज है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। यही चीज़ आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में। अगर हाइपोटेन्यूज 5 है, देखो लॉन्गेस्ट साइड में यहाँ रखूँ 5, परपेंडिकुलर मैं रखूँ यहाँ पे 3 और 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं बेस रख लूँ यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। मैं यहाँ से इसको मिटा के थोड़ा सा आपको क्लियर करूँ इस चीज़ को यहाँ से, ये जो मैं बताना चाह रही हूँ क्या बात है, एक मिनट, ठीक है जी। चलो, ओ नो, सारे के सारे मिट गया, नो इशू। हम थे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर फर्स्ट वाला रख कर देख रही हूँ, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब 25 ये आया और 9 और 16 होता है 25। भाई ये एक 1 वाले में ही आ गया। चलो भाई, यही वाली प्रॉपर्टी लाई कर रही है, यही वाला मतलब 3 4 5 रेशो जो है ना ये हमारे पास बिल्कुल ठीक जा रहा है। यही वाला जब राइट एंगल ट्राइंगल पर, आपको याद रखना है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। दोनों इक्वल हो जाए तो हमारे पास पाता है तो राइट एंगल ट्राइंगल का रेशो, मतलब जो मैंने आपको बताया है पॉइंट उस पर लाई कर रहे हैं। 3 4 5 इसका राइट ऑप्शन है, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले में ही आ गया। अगर ना आता तो आगे सबको कर देखते हैं आप एक एक करके, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहते हैं यहाँ पर बेसिकली जो लास्ट वाला है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड का रेशो। आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, तमाम अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल इक्वल होता है, तो 1:1 का रेशो आएगा यहाँ पर।
मार्क कर लो 1:1 इसका राइट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे वो कह देता है ना बेटा, अगर वो मीडियन की बात करता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल में, तो फिर हम जो कहें हम फिर कहेंगे दे आर डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द रेशो ऑफ 2:1। फिर 2:1 का रेशो आता है। कहाँ से काउंटिंग करते हैं हम? वर्टेक्स से करते हैं। और फिर हम सही है, तो मैं आपको ट्राइंगल बनाकर भी दिखा देती हूँ। चलें, ये हो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो दे आर डिवाइड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द रेशो, कह सकते हो 2:1। मतलब काउंटिंग फ्रॉम द वर्टेक्स करना पड़ता है ना। देखो फॉर एग्जांपल ये ए है, ये ए, इसको ले लो, चलो नीचे वाले को ले लेते हैं, ए बी, इसको मैं बना देती हूँ सी। ठीक है, अब इस वर्टेक्स से लेकर यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बाइसेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया डी का। इस बी से मैंने एक मीडियन गिराई है, या मैं ये कह सकते हैं यहाँ से हमने जो है इसको जो है बाइसेक्ट कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया एफ का। और इस सी से मैंने एक यहाँ पे लाइन जो है वो एक परपेंडिकुलर गिराया, मतलब एक बाइसेक्टर गिराया, सॉरी पर परपेंडिकुलर कह दिया, सॉरी बाइसेक्ट किया मैं दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया। बाइसेक्ट का मतलब ही दो होता है ना, बाई मतलब दो और सेक्टर मतलब पार्ट, टू पार्ट्स में जो डिवाइड करना। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या है? ओ है। इसको मैं नाम दे देती हूँ ई का। तो ये जो सी ओ है ना, ये वाला, ये सी ओ, इतनी चीज़ ये हमारे पास रेशो ओ ई के बराबर आएगी, जो कि 2:1 का रेशो आएगा। कहाँ से देखते हैं? काउंटिंग फ्रॉम द वर्टेक्स, 2:1 का रेशो है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला ए ओ ले लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहोगे ए ओ जो है वो ओ डी के बराबर है। इस 2OD, ये भी 2:1 का रेशो है। इसी तरीके से अब ले लेते हैं बी ओ को। ये वाला जो हमारे पास बी ओ है, ये भी यहाँ पे इस प्रोपोर्शनेट करिएगा, सर रेशो लगाइएगा, इक्वल लगा दिया है मैंने। ये बराबर होगा ओ एफ के। तो यहाँ पर भी 2:1 का रेशो है, तो यहाँ पे 2:1 आ रहा है। तो ये आप सबको पता है ना इंटरसेक्शन लाइन क्या होती है। ये हमारे पास और बाकी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सब चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताई थी। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है वैसे? देखो जैसे कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है जी। अब हमारे पास, अब मैं आपको कह रही हूँ यहाँ से हमने एक वर्टेक्स से दूसरी साइड्स के वर्टेक्स को के मिड को जोड़ने वाली, मतलब को जो है जोड़ने वाली लाइन। देखो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ किए, ये हो गया ना अपोजिट साइड, एक वर्टेक्स से दूसरी साइड के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, ये हमारे पास कहलाती है। देखो ये एक हो गई, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करो दूसरा, और यहाँ से यहाँ पॉइंट करो, यहाँ से यहाँ तक तीसरा। तो यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ हो रहा है ना, मीडियन के जो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। ये तीनों एक पॉइंट पे गुजरते हैं। इंटरसेक्शन तो ये होती है ना, एक दो लाइनें आपस में मिल रही हैं तो ये इंटरसेक्शन है। अगर तीन लाइन्स आपस में इस तरह मिलती हैं तो इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। ये पता है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, 3 लाइन्स आपस में होती हैं। एक वर्टेक्स से दूसरी साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो होती है वो कहलाती है मीडियन। इसी तरीके से जो रेशो होता है ना इनके बिटवीन, वो हमें किस तरह डिवाइड करता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो इनके जो रेशो को डिवाइड करता है वो 2:1 के रेशो से डिवाइड करता है। देखो ये 2:1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से रेशो 1, ठीक है जी। ये यहाँ से रेशो 2 और यहाँ से रेशो 1। इस तरीके से जो है ड्रॉ करता है। मतलब द लाइन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड, एक साइड से दूसरी साइड के जो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको भाई 9th क्लास में अच्छे तरीके से करवाई हैं। और जिन बच्चों ने मेरे मतलब MCQs से रिलेटेड वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ऑर्थो सेंटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बड़े जो है उसमें डिटेल में करवाई हैं। जिन बच्चों ने अभी तक जाकर मेरे चैनल पे वो चीज़ें नहीं देखी, आप लोग ना बस आप लिखोगे ज्योमेट्री से रिलेटेड 9th क्लास के जो मैंने MCQ ज्योमेट्रिक क्लासेस, मैंने जो MCQ सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देखिएगा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं एंगल में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, और तो सेंट्रॉइड वगैरह सारी चीज़ें अगर उन वीडियोज़ को देख लोगे ना, मैंने बड़ा डिटेल में पैरेललोग्राम, इन सब चीज़ों को बड़ा डिटेल में मैंने वहाँ पर बताया है। तो आप लोगों को काफ़ी हद तक उससे हेल्प मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अब आ जाते हैं हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। अटैम्प्ट 26 क्वेश्चन, वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ, जैसे कि मैंने अपने गैस पेपर में बताया आपको, आ गया है। ये एसिमेट्रिक भी फाइंड करना है, ए एन बी माइनस इंटरसेप्ट भी। कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है इसमें, 2 कंडीशंस होती हैं इसकी भी मैंने आपको बताई थी। देख लीजिएगा गैस में जाके। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। फिर चैप्टर नंबर 2 से आया है रेशो से वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई एंड देन
वाई इज़ 3। फर्स्ट में कहता है वाई इज टर्म ऑफ एक्स व्हेन वाई व्हेन एक्स इज 6, एक्स एंड वाई एक्स व्हेन वाई इज़ 15। अच्छा बेटा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सोल्यूशन में, अगर आप चाहते हैं इसका सोल्यूशन लेना तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी दूंगी। तो चैनल पर इंशाल्लाह आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इसका सोल्यूशन, वैसे फिलहाल तो आपको मेरी सॉल्व वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इफ़ एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू देन प्रूव करना है आपको। ठीक है जी, इसको कि ये आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। इसी तरह तमाम देख लीजिएगा, ये भी रेशो से रिलेट आया है, ये भी रेशो का आया है, ये डिटर्मिनेंट से आया है आपके पास। मैं आपको इसका PDF दे दूँगी। ये देखिए, मैंने तमाम क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर जो है बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन की। यहाँ देखिए मैट्रिसेस से आया ये क्वेश्चन भी, AN टू A इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताना है आपको। 1001 आपको बताया था ना, ये सब क्यूब रूट्स निकालने हैं, 1 - 125 और 64 का। शो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है। रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन है इफ 1 रूट इज 3। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये भी मैंने आपको करवाया। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। इस ऑलरेडी सारी चीज़ें और चैनल पे अपलोड है। सॉल्व एनी वन फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। डिजॉल्व द फ्रैक्शन। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन देखो 3 आए, इस तरह मिक्स होकर आएंगे। कोई भी आपको 2 करने हैं, 1 करना होगा इस तरीके से। फिर आपको फाइंड द मीन डेविएशन आपको करना है, यहाँ मीन डेविएशन बताना है इसका। फिर मीडियन निकालना है ऑब्जर्वेशन का। अरेंज करके निकालिएगा, अगर अरेंज है तो फिर चलेगा, अदरवाइज अरेंज कर लिया करें डेटा को। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह दिए गए हैं। सेकंड क्वाड्रेंट बताना है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सारा ट्रिग्नोमेट्री से आया है। ठीक है जी, इनको देख लीजिएगा। ये भी देखें मैंने आपको इंपॉर्टेंट अपने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गैस मेरा इसमें लगा है। फिर आप देख लीजिए तीनों थ्योरम मैंने आपको अपने गैस में बताया था। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेक्टर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड bisected again. Prove that the if two circles touch externally the distance between their centers equal to the sum of their radii। इनके मैंने पेजेस में पेज नंबर भी बताए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो मैंने थ्योरम से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था उसमें देख लीजिएगा जाकर। एक सेक्शन C आ जाता है। ये देखेंगे आपके पास एक कंपलसरी हर हालत में आपको सवाल नंबर 12 करना ही करना है। प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। ठीक है जी, इसका सेकंड देख रहे हैं। प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द साइड्स ऑफ अपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्रैमर रूल है। फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिसेस कन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम द लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको कहा था मैट्रिक्स से क्रैमर रूल ज़रूर आएगा। बाकी आप लोगों के सामने है कुछ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वगैरह का सवाल इन्होंने आई थिंक इसमें नहीं दिया। इसमें जो आपके पास सवाल आया है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को सरकमस्क्राइब आया है। ठीक है जी, इन्होंने ये दिया है, इसका वेरिएंस फाइंड करना है। ये मैं PDF आप लोगों को भी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लास्ट में मीडियन एंड मॉड निकालना है आपको यहाँ पर। ठीक है जी, इस पूरे डेटा में ग्रुप डेटा दिया गया है, ये भी ऊपर वाला भी ग्रुप है। और यहाँ पे आपको वेरिएंस फाइंड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गैस 100% लगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करें। इसको भी इंशाल्लाह सॉल्व करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंशाल्लाह और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उसका सोल्यूशन चाहिए। अदरवाइज़ आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।